ये जीएस एक्सपर्ट। आज हम लोग जानेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। हम लोग जानेंगे बैंक कौन कौन से कैसे सीक्वेंस में बने हैं, उन सब की डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में मेंस में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एसएससी में प्री के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। पहला है, हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कौन कौन से बैंक हमें पढ़ने भी हैं और इसमें ध्यान भी हो जाएगा और कोई भी हमारा टॉपिक इससे मिस नहीं होगा। जैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम मैंने पहले कर रखा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एसबीआई, एसबीआई के बारे में जानेंगे और उसके जो 5 एसोसिएशन बैंक है वो जानेंगे और इसमें जो जो बैंक भी मर्ज हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कब बना। ये बैंक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैंक के बारे में, यानी बैंक की डेफिनेशन, बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी। फिर बैंक क्या होता है, बैंक के बारे में जानेंगे, कितने तरह के बैंक होते हैं, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक लास्ट में पढ़ेंगे और फिर उसके फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंकिंग। सबसे पहले आ जाता है एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई में सबसे पहले जो बैंक बना था बैंक ऑफ बंगाल बना था, लेकिन एक्चुअली में ये 1806 में नहीं बना था, ये 1803 में बना था, जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। इसका नामकरण चेंज हुआ है 1806 में, इसका नेम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। अगर बात करें उसके बाद 1840 में तो बैंक बना था बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बना था बैंक ऑफ मद्रास। इसको याद करने का ऐसा ही तरीका है, अगर आप कोलकाता से साउथ में जाएंगे तो सबसे पहले तो कोलकाता ही पड़ता है। ठीक है, फिर इसका मतलब सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल बना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप साउथ में जब जाएंगे तो महाराष्ट्र आएगा, यानी मुंबई आया। फिर उसके बाद जो है मद्रास आया, चेन्नई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है याद भी कर सकते हो। इन तीनों को मर्ज करके इंपेरियल बैंक बना था। ठीक है, जो 1955 में एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको क्लियर हो गया कि एसबीआई कब बना था। तो एसबीआई 1955 में बना था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इसके एसोसिएशन बैंक की। ठीक, तो एसबीआई में जो एसोसिएशन बैंक है वो ये रहे। ठीक है, और भी इसमें बैंक है उसके बारे में भी जानेंगे। तो एसबीआई में 75 से जो शेयर था वो 100 हो चुका है, किसी किसी बैंक में 100 है, किसी किसी में 75 ही है। ठीक है, एसबीआई है, सरकारी बैंक है, तो इसका मतलब ये भी सरकारी हुए, सब गवर्नमेंट ही है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो बैंक बना था वो मैसूर का बैंक बना था, बैंक ऑफ मैसूर, जो महाराजा मैसूर ने बनाया था इस बैंक को। ठीक है, तो इन्होंने जो बैंक बनाया था मैसूर, इनका जो फाउंडर है उनका नाम है विश्वेश्वरैया रॉय। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बुक भी लिखी, द प्लान इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा, चाहे लिख लीजिए चाहे आप नोट्स बना लीजिए। फिर 1917 में बैंक बना था बैंक ऑफ पटियाला बैंक, जो कि महाराजा भूपेन सिंह ने बनाया था, इनके द्वारा ये बैंक बनाया गया था। 1941 में फिर बैंक बना था हैदराबाद। ये बैंक जो बनाया था उस टाइम जो निज़ाम हुआ करते थे मीर ओस्मान अली। ये निज़ाम जो है ये एक पोस्ट होती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निज़ाम क्या है। तो ये एक पोस्ट है, जैसे आपने मराठों में सुना होगा पेशवा पोस्ट होती है, उसी तरह निज़ाम भी एक पोस्ट होती। तो उस टाइम ओस्मान अली थे, इन्होंने बनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो है क्या एक्चुअली में? ठीक है, ऑपरेशन पोलो कुछ नहीं है, इसके तहत इन्होंने सिक्का चलाया था। उस टाइम करेंसी तो नहीं चलाई थी, रुपीज़ नोट नहीं चलता था उस टाइम, सिर्फ सिक्के चलते थे, गोल्ड के हो सिल्वर के हो। आपने बहुत बार सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के चलाए, इन्होंने सिक्के चलाए, सिक्के ही चले थे, नोट नहीं चला था। नोट सबसे पहले चलाया था अमेरिका ने, यूएसए ने सबसे पहले नोट चलाया था। ठीक है, और वो वर्ल्ड की करेंसी भी कहलाई गई थी, इंटरनेशनल करेंसी उसको बोला गया था। फिर 1940 के दशक में 2 बैंक बने, एक बैंक ऑफ जयपुर और एक बैंक ऑफ बीकानेर। ठीक है, जयपुर असम कैपिटल है, आपको पता ही है, इसलिए पहले जयपुर बना।
ठीक है 1943 में। फिर बैंक ऑफ बीकानेर बना 1944 में बनाया गया ये बैंक। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मर्ज करके कौन से सन में किया गया, तो 1963 में मर्ज करा गया। अब बात करते हैं बैंक ऑफ ट्रावनकोर बना गया। ये जो दीवान और ट्रावनकोर थे उन्होंने ये बैंक बनाया था। तो ये जो दीवान थे ये कहाँ पे है, बैंक ऑफ ट्रावनकोर, तो ये केरला में है, याद रखिएगा केरला में है ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो एसबीआई में मर्ज हुए हैं वो है सौराष्ट्र बैंक, सौराष्ट्र बैंक जो कि 2018 में बनाया गया था, और इंदौर बैंक जो कि 2010 में। सौराष्ट्र ये गुजरात का, इंदौर ये एमपी का है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें और कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, तो ये है भारतीय महिला बैंक, ठीक है। भारतीय महिला बैंक कब बना है, तो ये बना था 19 नवंबर 1913 को। किसने बनाया था, मनमोहन सिंह ने, स्पेशली फॉर वोमेन्स के लिए। इसमें जितने भी स्टाफ होंगे वो वोमेन्स होंगी, ठीक है। इस तरह का पहला बैंक भारत में बना, लेकिन इस तरह का पहला बैंक पूरे वर्ल्ड में नहीं बना। पहले इसको पाकिस्तान बना चुका था 1980 में, ठीक है। फिर उसके बाद तंजानिया ने बनाया 2009 में, ठीक है। भारत ने भी इस तरह का पहला बैंक नहीं बनाया। ये तो भारतीय महिला बैंक पहला नाम दे दिया गया है, इस तरह का पहला बैंक नहीं बनाया गया। ये बनाया गया था, भारत ने कई बैंक ऐसे बनाए जो वोमेन स्पेशल है, जैसे कॉर्पोरेशन बैंक में भी वोमेन स्पेशल बैंक बना दिए गए, आगे बताऊंगा मैं। अब इसके जो सीईओ थे वो थी उषा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और ये एसबीआई में मर्ज कब हुआ, तो 2017 में। ये डेट आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैंक की, ठीक है। वो जो जितना पिछला पड़ा था वो सब एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएशन बैंक थे जो कि मर्ज हो गए उसमें, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैंक ये वो बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। आपने सुना होगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का नाम, ये वो बैंक, ये एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहला इंडियन बैंक कौन सा है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। 1770 में हिंदुस्तान बैंक बनाया गया था। एक्चुअली में इससे पहले बैंक बन चुके थे, और कौन कौन से बैंक थे, तो वो रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। बैंक तो काम करते थे लेकिन रजिस्टर्ड नहीं थे। ये पहला रजिस्टर्ड बैंक बना था जो 1770 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो बैंक बना वो इलाहाबाद बैंक बना। ये सब जो बैंक है ना, ये दोनों बैंक कंट्रोल करते थे यूरोपियन यूनियन, यानी इंडिया का कोई रोल नहीं था कंट्रोल करने का, यूरोपियन यूनियन इसको कंट्रोल करते थे। 1865 में इलाहाबाद बैंक बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बनाया गया। इसको कई नाम से जाना जाता है, औध भी कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है फैजाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये बैंक फेल्ड कब हुआ था, 1881 में ये जो बैंक बना ये फेल्ड कब हुआ था, तो 1958 में फेल हुआ, ये आप लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 1894 में बैंक बना था, बैंक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर था लाहौर में, ठीक है। लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। अब ये जो बैंक है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये लाहौर के बहुत फेमस लीडर थे, आपको पता होगा हिस्ट्री में, उनका नाम था लाला लाजपत राय। सेकंड बैंक तो नहीं, ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के तहत जो इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उस टाइम के, उन्हें लगा कि बैंक जो है, बैंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे उनके पास करेंसी आ सकती, तो इस वजह से इन्होंने जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाया, स्वदेशी मूवमेंट से बहुत सारे बैंक बनाए गए उस टाइम 1905 में। जैसे 1907 में, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया, न्यू इंडियन बैंक बनाया गया, इंडियन ओवरसीज बैंक बनाया गया, इस तरह के बहुत सारे बैंक उस टाइम बने। अब 588 बैंक फेल हो गए थे 1913 और 17 के बीच में। अब ये कौन से बैंक थे, कैसे बैंक थे फेल हो गए थे, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के बैंक थे जो फेल हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, इसी वजह से जो है ये बैंक फेल्ड हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है क्या है। ऑल बैंक विच आर मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल लिस्ट, जो भी है सेकंड शेड्यूल में अगर मेंशन है तो वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, आरबीआई की सेकंड शेड्यूल लिस्ट। ये आप ये जरूर से ज़रूर इसको याद रखिएगा। सेकंड ये है क्या, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। अच्छा, बैंक के बारे में बता देते, तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और विड्रॉ करता है आपकी डिमांड को, ठीक है। बैंक और तरीके से भी हेल्प करता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ये इंकरेज करता है आपकी सेविंग हैबिट को,
जैसे सेविंग हैबिट, अब हम इंडियंस हैं, हम हमेशा पैसा थोड़ा सा भी पाते हैं तो हम अपना खर्च कर देते हैं। आज जो एक कमेटी बनाई गई थी, जो अभी एक कमेटी का नाम तो नहीं याद आ रहा है मुझे, उन्होंने बताया था कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी युवा लोग हैं वो ज़्यादातर खर्च करने में एक्सपेंडिचर उनके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सेविंग हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। पुराने लोग सेविंग हैबिट पे ध्यान देते थे। अब बात करते हैं बैंक के और भी इसके जो पॉइंट्स वो देख लेते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट का काम करता है। किसी से आप डायरेक्टली अगर पैसा मांगोगे तो वो कभी नहीं देगा, लेकिन उसके बाद अगर सरप्लस मनी है वो जाके बैंक में जमा कर देगा, आप बैंक से जाके ले आओ, तो एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में भी हेल्प करता है, आपको जो है मनी प्रोवाइड कराता है, इस तरह से हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको लोन भी देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में भी हेल्प कर देता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं फिर इसी में। अब टाइप्स ऑफ शेड्यूल बैंक पढ़ते हैं, इसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है पब्लिक बैंक है, दूसरा प्राइवेट बैंक है, फिर फॉरेन बैंक है, फिर डेवलपमेंट बैंक है। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो पब्लिक बैंक में 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक जो है नेशनलाइज हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 1980 में 6 और बैंक नेशनलाइज कर दिए गए थे। फिर उसके बाद 20 बैंक और नेशनलाइज हो गए थे। ठीक है, तो 20 बैंक तो ये नेशनलाइज हुए थे, और जो एसबीआई है वो भी तो मिला लीजिए तो 21 हो गए। और एक और बैंक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो अक्सर कभी प्राइवेट हो जाता है तो कभी पब्लिक हो जाता है, पब्लिक और नेशनलाइज भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल बैंक, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा डाउट। ठीक है, आईडीबीआई बैंक है जो कि नेशनलाइज हुआ था उस समय। फिर उसके बाद ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है ये मर्ज हो गया था पीएनबी से। ये पहला मर्ज है जो आपको दिख रहा होगा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये बना कब था? तो स्वदेशी आंदोलन के बाद ये बैंक बनाया गया था। इसके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसका और भी आपको अगर जैसे कि आपको रोज के करंट अफेयर चाहिए तो आप जो है एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम में कॉमरेड, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। आपको 30 करंट अफेयर पर डे के मिलेंगे। ठीक, इसके बाद ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है ये इसमें मर्ज हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, और 1993 में हुआ था। आपको बता दें 1969 से लेकिन 1969 यहाँ से लेकर 1993 तक हमारे देश में एक भी प्राइवेट बैंक नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? उसके पीछे कारण यह है कि हमारी फ्रेंडशिप रशिया से ज़्यादा था, अमेरिका से नहीं था। और हम लोग ने ये जो हम लोग की जो इकोनॉमी थी मिक्स थी, अब मिक्स्ड हो गई। 1993 के बाद हम लोगों ने मिक्स्ड बोला है। वैसे तो हम लोग की एक तरह से हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल था, पूरा प्राइवेट का कोई रोल ही नहीं था। जब 1993 के बाद हम लोग ने एलपीजी योजना अडॉप्ट करी तो फिर उसके बाद हम लोग जो है प्राइवेट पे ध्यान दिए। यानी हमारी फ्रेंडशिप जब ये रशिया ब्रेक हुआ है कोल्ड वॉर के बाद, तब हम लोग ने जो है सर उठाया है। मतलब हम लोग हमेशा ध्यान दे रहे थे रशिया के उस पे कदम पे चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि हमें डर था कोई और ब्रिटिशर की तरह आके हमें जो है ना कैप्चर कर लें। ठीक है, तो अब बैंक जो है रिड्यूस हो गए थे, 19 हो गए थे, ये बैंक मर्ज हो गया था। और भी बैंक है, 22 बैंक हो गए थे वैसे यहाँ पे। अब अगर बात करें आज की करंट पे, तो सबसे पहले आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक है। ये जो है एंकर है, आज जो 2019 में मर्ज हुए थे ये बैंक, उसमें सबसे पहले आ जाता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करें तो ये एसबीआई है। एसबीआई में एक भी बैंक मर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें पहले हो चुके थे, इतने बैंक मर्ज हैं, सबसे ज़्यादा तो एसबीआई में ही मर्ज है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, एमलगेशन हुआ था। ठीक है, तो ये सेकंड, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है। एक बार लोअर पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बैंक थर्ड लार्जेस्ट है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही है बैंक ऑफ बड़ौदा ही है जो थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, अगर बात करें और भी बैंक जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, तो इसमें ज़्यादा आपको पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट पढ़ लीजिए, इतना ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 2017 में जो है 27 बैंक पीएसबी हुए थे, 12 में जो है पोस्ट कंसोलिडेटेड हुआ। लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है जो 10 बैंक है उनको भी मर्ज करके हम 4 में कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं ये क्या 4 में बदलते हैं कि नहीं। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये मर्ज में और प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है।
ये जो मर्ज है, ये दो बैंक, बड़े बैंक को मिलके एक छोटा बैंक भी इसमें मर्ज होता है, यानी कम से कम 3 बैंक हो जाते हैं जो मर्ज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे कि भारतीय महिला बैंक एसबीआई के 5 एसोसिएशन में मर्ज हो गया, ठीक है। अब विजय बैंक और देना बैंक है, ये मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये आपको पता ही है, ठीक है। जब अभी एमलगेशन हुआ तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ नहीं हुआ, अभी हमने पीछे देखा। और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब शेयर्स, जब गवर्नमेंट के शेयर 50% कम हो जाए, ठीक है, किसी भी बैंक में, जैसे आईडीबीआई में 50% अगर गवर्नमेंट के शेयर बढ़ जाते हैं तो ये कहलाएगा ये पब्लिक बैंक हो गया, अगर कम हो जाते हैं तो यही कहलाएगा ये प्राइवेट बैंक हो गया। तो ये डिफरेंस होता है मर्ज में और प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये प्राइवेट बैंक की बात करते हैं अब हम लोग। देखिए प्राइवेट बैंक का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 में हम लोगों ने एलपीजी योजना अडॉप्ट करी थी, उसके बाद से प्राइवेट पे भी ध्यान देने लगे। पब्लिक प्राइवेट ये मिक्स इकोनॉमी बनी, ठीक है। आपको पता ही होगा 500 मिलियन टन जो है सोना हम लोगों ने गिरवी रखा था आईएमएफ में, ठीक है। तब हमें डॉलर मिले थे, हमारे पास डॉलर तो थे ही नहीं क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे। अब ये है 1993 में कुछ बैंक है, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसी तरह से आपको पढ़ना भी है। जैसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक, ये पहला प्राइवेट बैंक है, ठीक है। इससे पहले एक बैंक बन चुका है, आईडीएफसी करके है, एक बैंक बना हुआ है, ठीक है, 1948 में बना था, लेकिन उसको भी सरकारी कर दिया गया था। वो डेवलपमेंट टाइप का बैंक था, फिर इसी में मिला दिया गया आईसीआईसीआई बैंक। यूटीआई बैंक को आप अच्छे से जानते हैं, एक्सिस बैंक इज नॉट यूटीआई बैंक, तो यूटीआई के आगे आप एक्सिस लिख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, फिर उसके बाद बना इंदर सिंह बैंक, फिर उसके बाद आईडीबीआई और फिर डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ठीक है। इनके फुल फॉर्म आप जो है पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म कभी पूछता नहीं है, हाँ एसएससी के पेपर में फुल फॉर्म जरूर आते हैं, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद 2001 और 4 में जो है 2 बैंक प्राइवेट बनाए गए, पहला है महिंद्रा बैंक और दूसरा है यस बैंक, इन दोनों को प्राइवेट बनाएगा, ठीक है। यस बैंक 2017 तक सबसे नंबर 1 बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक तो आप जानते ही हैं, ठीक है। 2013-16 में 2 बैंक बनाए गए, पहला है बंधन बैंक और दूसरा है आईडीएफसी बैंक, ठीक। अगर इन्हीं से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इसके सीक्वेंस में आप करिए, तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। और आप मेरे कमेंट में कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक। इसलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। मैंने बता दिया है ये जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक है ये 1948 में बनाया गया था, ठीक। अब इसको आप अरेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉरेन बैंक की, ठीक। फॉरेन बैंक कौन से बैंक होते हैं? फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जिसका हेडक्वार्टर उन्हीं के देश में होता है, यानी इंडिया से बाहर होता है, वो कहलाते हैं फॉरेन बैंक, ठीक है। लेकिन उनकी एक ब्रांच जो होती है वो हमारे देश में होती है, इस तरह के होते हैं फॉरेन बैंक, ठीक। समझ में आ रहा होगा। जैसे एचएसबीसी बैंक है, नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है। सिटी बैंक है, चार्टर बैंक है, ठीक है, इस तरह के बैंक है, ठीक। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रांच किसकी है हमारे देश में, तो सबसे ज़्यादा ब्रांच है इसकी चार्टर बैंक की, जिसकी 101 ब्रांच है। ये चार्टर बैंक है कहाँ का? तो ये यूके का बैंक है, ठीक है, यूके का बैंक है। और एचएसबीसी तो आपको पता ही है, ये चाइना का बैंक है जिसकी 50 ब्रांचेस है। सिटी बैंक है जो यूएसए का बैंक है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने वाला, ठीक। अब डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट बैंक बना था वो बना था एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक बनाया गया था, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये करता क्या है, क्या काम करता है? ये लोन है, क्रेडिट है, फाइनेंस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद करता है, प्रमोट करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अभी हाल ही में एक्सिम बैंक में जो है अफ्रीकन नेशन को जो है का लोन दिया, लोन प्रोवाइड कराया, 500 मिलियन का लोन दिया अफ्रीकन नेशन को। यही लोन देता है बाहर के देशों को, अफ्रीका नेशन को, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि किस बैंक ने लोन दिया अफ्रीकन नेशन को, तो ये एक्सिम बैंक है। आगे है नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड का क्या काम है ये भी हम देखते हैं। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 है, ये डेट याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है डेट के साथ। और ये रिवोल्यूशन भी पूछा जाता है कि किस क्रांति में आया था, ये कब आया था, ये भी पूछ लिया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है ये पूछा, नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका भी मुंबई में ही हेडक्वार्टर है।
कमेटी की बात करें तो ये शिव रमन कमेटी के द्वारा बनाया गया था। ये कमेटी आप बैंक वाले तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट लैंडिंग करता है, ये इनडायरेक्ट करता है, यानी इनके बीच में है कौन है, ये एक तरह से रेगुलेटर भी है। नाबार्ड जो है रेगुलेट करता है, इनके बीच में आरआरबी है, क्योंकि ये विलेज के लिए ये बैंक बनाया गया था, इसीलिए इस समझ में आ रहा है। ये आरआरबी जो है वो इनको बैंक लोन देता है, सॉरी, जैसे फार्मर्स है, आर्टिसन है, रूरल एमएससी है, इन लोग को लोन प्रोवाइड कराता है आरआरबी। ठीक, अगर हम बात करें कि मतलब देखिए इसमें लिखा भी है रेगुलेटिंग एजेंसी का वर्क भी करता है ये नाबार्ड। ठीक है, इसके जो बॉस हैं वो एक्चुअली में पहले जो बॉस थे वो ये था, ये 2018 के से पहले का बजट का है, उसमें जो बॉस थे वो आरबीआई का जो कंट्रोल था, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो है उसका 0.7% शेयर्स थे। ठीक है, गवर्नमेंट के 99.3%। जब ये बैंक बना था तब पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में था, लेकिन धीरे 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 ये पूरी आज की तारीख में पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे 100% शेयर हो चुके हैं। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे एक लाइन भी कट करी है इसको आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। और भी डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि नेशनल रूरल बैंक है, नेशनल रूरल हाउसिंग बैंक है, हाउसिंग के लिए जो लोन प्रोवाइड कराता है वो यही बैंक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1988 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके जो बॉस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है बॉस। ठीक, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस के लिए। ठीक, और रेगुलेटिंग एनबीएफसी ये क्या है, हाउस लोन मतलब वही है, लोन प्रोवाइड कराता है। ये एक ये इंडेक्स जारी करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडेक्स, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिडेक्स। अब ये रेजिडेक्स है क्या, आपको पता होगा इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन महंगाई को नापता है यानी मेजर करता है इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति हिंदी में बोलते हैं जिसको। तो उसका काम होता है कि कितनी महंगाई बढ़ी, जैसे बेस रेट होता है, 2004-05 था बेस रेट, अब 11-12 हो गया बेस रेट। ठीक है, तो 2011-12 में जो हाउस के प्राइस थे वो 2020 में हाउस के प्राइस कितने हो गए, तो यही है जो मेजर करता है रेजिडेक्स, यही बताएगा कि कितनी महंगाई बढ़ी हाउस के केस में। ठीक, अगला बैंक आ जाता है सिडबी। सिडबी 1990 अप्रैल में बनाया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली, मतलब सॉरी लखनऊ में है, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे लखनऊ में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं बॉस की, तो बॉस जो है एसबीआई है, एलआईसी है, आईडीबीआई है, अदर बैंक सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब इसके जो है बॉस हैं, यानी एक बॉस नहीं है, इसके बहुत सारे बॉस है। एसबीआई भी रेगुलेट करता है, कुछ शेयर्स उसके पास भी हैं, एलआईसी के पास हैं, आईडीबीआई के पास हैं, और भी सेक्टर्स के पास है। अच्छा, एसबीआई का सिडबी का क्या काम रहता है, सिडबी जो है ज़्यादातर एमएसएमई के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। आपने सुना होगा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो लोन प्रोवाइड कराते हैं एमएसएमई के थ्रू, ये सब सिडबी ही करता है लोन, और कोई नहीं करता। ये एक पोर्टल चलाता है उद्यम मित्र .in करके। ठीक है, इसमें आपको लोन मिलेगा एमएसएमई के लिए, वर्क के लिए। ठीक, तो ये था हमारा नेशनल हाउसिंग रूरल और सिडबी। अब बात करते हैं बैंक में और एनबीएफसी में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग बता भी नहीं पाते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किसके तहत होता है, तो बैंक के लिए होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। लेकिन ये जो एनबीएफसी है इसमें जो होता है कंपनीज एक्ट के थ्रू रेगुलेशन होता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंट्री कैपिटल की बात करें तो इसमें 500 करोड़ चाहिए, मिनिमम 500 करोड़ से एक बैंक बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एंट्री कैपिटल वेरीज करती है, 200 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, एनबीएफसी के लिए। बात करते हैं सुपरविजन की, तो इसमें जो सुपरविजन है वो नो डाउट आरबीआई है। आरबीआई जो है सारे चार्जेस लगाता है बैंक के ऊपर। ठीक है, पेनाल्टीज लगाता है। और इसमें जो सुपरविजन है वो है इंश्योरेंस कंपनीज है जो सुपरवाइज करती है, इंश्योरेंस कंपनी। इसमें आईआरडीए का नाम सुना होगा, इरडा करके है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, वो भी इसको रेगुलेट करती है एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है। ठीक है, अब बात करते हैं चेक की, तो चेक में इसको मिलता है चेक, इसको कोई ऐसा चेक ही नहीं मिलता। ठीक है, रिजर्व रेशियो की बात करें तो सीआरआर, एसएलआर जो कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब मैं मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी कायदे से। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये मेंटेन करे, वेरीज करता है, जैसे सीआरआर 4% है या 18.5% चल रहा है,
तो इनका 2% होगा, ठीक है, और इनका जो है कुछ परसेंट होगा SLR ही मेंटेन करते होंगे। CRR का बस इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि CRR कैश के फॉर्म में कुछ पैसा बैंक अपने पास रखती है, SLR का मतलब होता है नॉन कैश के फॉर्म में अपने पास कुछ अमाउंट रखती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये मॉनेटरी पॉलिसी में मैं बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा। इन्वेस्ट देखिए क्या है, ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जब आप बोलेंगे मेरा पैसा शेयर बाजार में लगाओ तभी बैंक इन्वेस्ट करता है, वरना ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरा, तभी तो देखिए वहाँ पे इन्वेस्ट रेट भी बहुत कम रहता है, ये बात आपने नोटिस करी होगी, 2.3% ही इन्वेस्ट रेट रहता है। लेकिन जब आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, 10% अधिक मिलता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये पैसा लगाते हैं इन्वेस्ट में, ये कर सकते हैं ऐसा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों में होता है, लेकिन इनका सेपरेट होता है, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा बैंक और NBFC में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं RRB। इसकी जॉब भी बहुत सारी निकलती है, इसलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये बना कब था, तो ये बना था 2 अक्टूबर 1975 को ये बैंक बनाया गया था, ठीक है। इसकी जो कमेटी है वो याद कर लीजिए, नरसिम्हम कमेटी है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं पिछले का ही, नाबार्ड किस कमेटी के थ्रू बनाया गया था, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसको आप कमेंट में बताइएगा जरूर। ये जो प्लेस है ये 5 जगह बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पड़ता है, वहाँ पे गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे मालदा है। ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, वहाँ पे खोला गया था। भिवानी है जो हरियाणा का है, वहाँ पे खोला गया था, ठीक है। 2005 तक 196 RRBs थे हमारे देश में, 2005 तक। लेकिन 2020 में जो है 43 बचे, ठीक है, ज़्यादातर मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक। अब शेयर कंट्रोल की बात करें तो गवर्नमेंट जो है 50% का शेयर होल्ड करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15% का होल्ड करता है, जो स्पॉन्सर बैंक है, कोई भी स्पॉन्सर बैंक बन सकता है, वो 35% का होल्ड कर सकता है। अब ये जो RRB, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करता है नाबार्ड। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नाबार्ड रेगुलेट करते हैं RRBs को। अगर बात करें कि पहला इस तरह का जो बैंक बना था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था प्रतिमा बैंक। आपने कभी नाम सुना होगा प्रतिमा बैंक। उसको स्पॉन्सर किसने किया था, तो उसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने, ठीक। तो ये आपके समझ में आ गया होगा RRB है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक में और RRB में अंतर क्या है। यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो अपनी ब्रांच कहीं पे भी खोल सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं। जैसे SBI है, SBI ने अभी पहला बैंक खोला था हाल ही में, चाइना में खोला था, ऑस्ट्रेलिया में खोला था और गल्फ कंट्री में भी खोला है। हर जगह SBI की एक ब्रांच आपको मिलेगी। यानी जो SBI की तैयारी कर रहे हैं उनको इंडिया में भी जॉब करना और बाहर भी जॉब कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर उनको जॉब मिलेगी, ठीक है। उस तरह से SBI है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और भी बैंक है, ये सब यूनिवर्सल बैंक कहलाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें RRB की, तो इनको जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है। अब ये जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन कैसा है, ये अपने विलेज के बाहर नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उसी जिस विलेज में है उसी विलेज में खोलेंगे, इस तरह से। अब ये विलेज में क्यों खोल रहे हैं, बाहर क्यों नहीं जा सकते, इनको इनका जो मोटिव होता है ना, इनका मोटिव ये रहता है, ना ही इनको प्रॉफिट होता ना इनको लॉस होता, सिर्फ ये कॉर्पोरेट करते हैं, एक तरह के कॉर्पोरेशन बैंक है, ठीक। बात समझ में आ रही है। यानी ये जो विलेजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो माइग्रेट ना करें इसको बैंक को लेकर, फैसिलिटी को लेकर, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। अब एक्सेप्ट की बात करें तो ये दोनों तरह से एक्सेप्ट करते हैं, टाइम एंड डिमांड दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं करते, ये मैक्सिमम 1 लाख करते हैं। अब ये टाइम एंड डिमांड क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, पिछले निकल गया। टाइम क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स कर देना, ठीक है, 5 सालों के लिए फिक्स कर देते हैं, ये टाइम होता है। जब टाइम पूरा होगा तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, इस तरह की ये डिपॉजिट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड क्या होता है, डिमांड एक तरह से वर्क करता है, जब आपको पैसे की डिमांड होगी तब आप निकालोगे, ठीक है, पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप डिपॉजिट कर किए हो और आपने ATM से स्वैप किया और अभी आप फिर पैसा निकाल रहे हैं, तो ये एक तरह से डिमांड है, जब आपको डिमांड होगी तब आपको पैसा मिल जाए। अब टाइम है तो इसमें देखो जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हाई रहता है और जो डिमांड है उसमें इंटरेस्ट कम रहता है। ये मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाऊंगा। लोन्स की बात करें तो इसमें किसी को भी लोन दे सकता है। 40% PSL होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें 8 जो सेक्टर्स होते हैं उनको पहले लोन देना होता है, फिर उसके बाद जो है बाकी जगह देना होता है। तो ये 40% पहले उनको लोन दे देंगे, फिर उसके 60% जो होगा फिर अदर्स लोन देंगे, ठीक है। 75% ये PSL को देंगे, ठीक।
25% अदर्स को देंगे। ये होता है डिफरेंस, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, दोनों को रेगुलेट करता तो एक ही है, आरबीआई रेगुलेट करता है। ये देखिए, आरआरबी को नाबार्ड करता है लेकिन इनडायरेक्टली वे से, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट वे से लोन भी देता है किसानों को, आर्टिसन को, ठीक है। होलसेल बैंक ओपन किया गया था 2017 में ही ओपन किया गया था, लिख लीजिएगा जो लोग भी नोट्स बना रहे हो। इसमें जो एक्सेप्ट करता है ये 1 करोड़ के अमाउंट एक्सेप्ट करता है, और लोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बोरोवर्स को, ये यानी कि आपका जो अकाउंट खुलेगा वो एक करेंट अकाउंट पे खुलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पेमेंट बैंक की, ठीक है। तो आजकल तो पेमेंट बैंक का तो ज़्यादा ही रोल हो गया है, बैंक्स का तो कम हो गया है जब से ये कोरोना वायरस आया है, ठीक है। तो 2017 के में सबसे पहला बैंक बना था एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक। 2017 के बाद भारत सरकार ने भी 2 ब्रांच खोली, रायपुर और रांची में। आईपीपीबी इनका मतलब फुल फॉर्म होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इस तरह का ये बैंक बनाया गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर 2018 में बहुत सी कंपनी ने हिस्सा लिया, जैसे पेटीएम है, आदित्य बिरला है, जियो है, इस तरह की कंपनी आई। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आता है। इसमें जो कस्टमर की एज जो होती है वो होती है 10 ईयर्स इक्वल्स और ग्रेटर देन, मतलब 10 साल से अधिक होती है, वही कस्टमर जो इसमें ले सकते हैं। यानी 10 साल से जो उम्र में कम है उनका इसमें अकाउंट नहीं खुलेगा। ये एक तरह से पोस्ट बैंक में, मतलब पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुल रहा है, वो वर्क कर रहा है एज अ पोस्ट बैंक की तरह वर्क कर रहा है कोई भी पोस्ट ऑफिस। ये वो अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा रांची और रायपुर, रांची इसके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। बैंक अकाउंट कैसे, 3 तरह के देखो इसमें अकाउंट है, सफल है, सुगम है, सरल है। सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया किस तरह के, कितना अकाउंट इसमें है, मतलब किस तरह के अकाउंट है, जैसे मुद्रा में बताया गया, लेकिन इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। ये 0 बैलेंस में खुलेगा, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस की कोई ज़रूरत नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। इंटर बैंक ट्रांसफ़र क्या है, इंटर बैंक यानी नो फीस रिक्वायर। अगर आप किसी पोस्ट बैंक से किसी और अदर पोस्ट ऑफिस कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस कर रहे हो, तो कुछ किसी भी तरह का इंटर बैंक ट्रांसफ़र नहीं है चाहिए, ठीक है। जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या होता है आरटीजीएस, एनईएफटी, ठीक है। ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, इस वजह से मैंने जो है ये हटा दिया है। ये जो है इंश्योरेंस के लिए भी प्रोवाइड कराता है, आपको लाइफ इंश्योरेंस देता है ये, इस तरह का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक। अब बात करते हैं आगे मुद्रा बैंक की, ठीक है। अब ये मुद्रा बैंक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, शुरू में तो बहुत पूछा गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक। ये बना कब था, तो 2017 में ये बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये है मुंबई में है, ठीक है। अभी हमने उसका हेडक्वार्टर पढ़ा ही था, वो भी याद रखिएगा। इट इज़ नॉट ए बैंक, ये बैंक नहीं है, इसको सिडबी ने जो है 100% ओन कर रखा। और सिडबी के बॉस कौन है, आपको पता ही है, एसबीआई है, एलआईसी है, ठीक है। और बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो सब सिडबी को रेगुलेट करते हैं, पैसा फंड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। कोई कस्टमर नहीं इनको पैसा देता, ठीक है। अकाउंट टाइप कैसा है, इसमें 3 तरह के अकाउंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये कौन से, पहला है शिशु है, तो फिर है किशोर है, फिर है तरुण है। इसकी जो लिमिट है वो भी याद रखिएगा, जैसे 50,000 तक इसमें लोन मिलेगा शिशु में, किशोर में मिलेगा 50,000 से 5 लाख के बीच, और ये तरुण में मिलेगा 5 लाख और 10 लाख के बीच में, ठीक है। तो ये एमएसएमई को लोन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो आपको मुद्रा बैंक के पास जाना होगा, ठीक है। स्टैंड अप, स्टार्टअप, ये सब भी उसी टाइम ही बने थे 2015 में ही। इनडायरेक्ट लैंडिंग प्रोवाइड कराता है, यानी इसमें कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं। कोलेट्रल ये होता है कि ज़मीन के कागज़, प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स, ये सब नहीं इसमें चाहिए, ठीक है। आपको लोन ऐसे ही मिल जाएगा, समझ में आ ही रहा होगा। अब बात करते हैं आगे, एक ये पोर्टल बनाया था, ठीक है, पीएसबी लोन इन 59 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको लोन मिलेगा। एक्चुअली में 1 घंटे में लोन नहीं मिल सकता, कोई भी 1 घंटे में लोन नहीं दे सकता, ठीक है। आपके पेपर्स चेक होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, एड्रेस, ये सब आपका चेक होगा, ठीक है। इसलिए 7 से 8 दिन वर्किंग डेज में आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये क्या है, ये एक तरह की ऐसा पोर्टल है कि आप इसको चाहे तो ओपन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस और इस तरह की फ़ीस नहीं लगती इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि बिना आप बैंक जाए आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, बिना बैंक जाए, ठीक है। इसको कौन चला रहा है, तो सिडबी हैं, और जो 5 बैंक है, ठीक है, वो रेगुलेट करते हैं। जो सिडबी के बॉस है वही हैं, वही सब रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोलेट्रल नहीं रिक्वायर्ड है, यानी आपके पेपर्स लगेंगे,
कोई प्रॉपर्टी का पेपर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और लोन 59 मिनट्स बोल रहा है, लेकिन मैंने बता ही दिया है कि 7 से 8 वर्किंग डेज लग जाते हैं। 59 मिनट्स में जो है लोन नहीं मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं इस्लामिक बैंक की। ये 2017 में इस तरह का ऐसा बैंक खोला गया था जिसमें बोला गया था कि मुस्लिम कांट, ठीक है, इसमें मुस्लिम को क्या क्या नहीं मिलेगा, जैसे कि अगर पैसा लगाया गया है गैम्बलिंग में, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में जो लगाते हैं, ठीक है, या अल्कोहल में, या पोर्ट से रिलेटेड इसमें, या पे या रिसीव इंटरेस्ट, इन सब को लेकर जो है मुस्लिम को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये इस तरह की जो है अप्रोच करी गई थी इस्लामिक बैंक में, ठीक, जो कि 2017 में खोला गया। अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आया है। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था इसके बारे में जानते हैं। ये इस्टेब्लिश होता है 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। ये एक्ट बना कब था, तो एक्ट बना था 1934 में। ये बात जरूर याद रखिएगा, एक्ट बना था 1934 में और इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। जब ये बना था तो इसके जो गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। अच्छा, ये कमेटी जो है हिल्टन यंग कमेटी, इसके द्वारा ये बनाया गया था ये बैंक। अच्छा, ये कमेटी जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1920 में ये कमीशन बनाया गया था, 1920 में, ये भी बात याद रखिएगा। देश आज़ाद हो जाने के बाद फिर पहले जो गवर्नर बने वो थे सी.डी. देशमुख, इनको गवर्नर बनाया गया। फिर 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया आरबीआई को, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपके। अब आगे मूव करते हैं, इसके फंक्शन को देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका। जो पहला फंक्शन है ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को, ठीक है। आरबीआई जारी करता है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो उसी में ही बता देंगे आपको पूरा, ठीक है। फिर दूसरा है ये कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसी को करता है ताकि देश में जो है इन्फ्लेशन ना आ जाए। ये भी वजह होती है इन्फ्लेशन आने की, ठीक है। इन्फ्लेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे बहुत कायदे से। बैंकर टू गवर्नमेंट है पब्लिक डेट मैनेजमेंट है, ठीक है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचता है तब जो है ये इसी से ही लेता है, आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई से लेता है ये पैसा, लेकिन अब 1993 के बाद से इसने लेना बंद कर दिया है क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता था, इस वजह से नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे लिख देते पब्लिक डेट मैनेजमेंट, ठीक। तो सिक्योरिटी को गिरवी रख के ये ले लेता है, सिक्योरिटी परचेज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वो भी सब जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, उसी में पढ़ाएंगे, कायदे से समझ में आएगा। अब ये बैंकर का बैंक्स है, ठीक है। क्यों है ये फादर ऑफ बैंक्स है, ऐसा क्यों करता है? जब बैंक के पास पैसा नहीं रहता, जैसे अभी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था जो पूरी तरह से दिवालिया हो रहा था, तो उसको जो है इन्होंने ही लोन प्रोवाइड कराया था आरबीआई ने, ताकि उसकी जो है नींव बनी रहे। कस्टमर प्रोटेक्शन है, एक तरह से ये भी फंक्शन करता है, कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है, उनके जो पैसे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, आरबीआई का ही काम है, ठीक है। जैसे सेबी करता है वैसे ये भी करता है आरबीआई। ये रेगुलेटर है और बैंक्स को, सारे बैंक को जो है रेगुलेट करता है। ये 8 फंक्शन है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन देखिए लिखा ही हुआ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। डेटा पब्लिकेशन इंस्टॉल मैनेजमेंट का भी ये काम करता है, ठीक है। सबके बारे में जानकारी यही है जो कंट्रोल करता है। जैसे एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कोई लोन नहीं प्रोवाइड कराता है, तो इस तरह से ये जो है हेल्प करता है, ठीक है। कॉइन को भी मिंट करता है, कॉइन जारी करता है, ठीक है, आरबीआई। कॉइन के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कायदे से, लेकिन ये जो है ये कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये आप जो फंक्शन है जो आरबीआई के, ये मेन फंक्शन यही है। अगर इसके अलावा और भी आप फंक्शन दे सकते, जैसे पेनाल्टी लगाना, ये भी एक फंक्शन है आरबीआई का, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है पेनाल्टी लगाना, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में इतना ही जानिए। इसके आगे और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपका टाइप ऑफ चेक है, किस तरह के चेक जारी करता है, ठीक है। यही है मिंट कॉइन करेंसी, कहाँ कहाँ पे कॉइन छपते हैं, और आरटीजीएस हो गया, और ये जो पेमेंट बैंक का जो ट्रांसफ़र होता है जैसे आरटीजीएस है, एनईएफटी है, इनके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो में तो नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।